प्रयागराज पुलिस का एक और कारनामा सामने आया है। अतीक के गुर्गे और हिस्ट्री शीटर आबिद प्रधान को सरकारी गनर मुहैया कराया गया है। हिस्ट्री शीटर आबिद प्रधान की सुरक्षा में 24 घंटे तैनात रहेगा सरकारी गनर। आबिद के खिलाफ 36 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। 10 दिन पहले ही प्रयागराज पुलिस ने आबिद पर गुंडा एक्ट में कार्रवाई की थी। पंचायत चुनाव के चलते आबिद को जिला बदर करने की सिफारिश की गई थी। आबिद पर बीएसपी विधायक राजू पाल मर्डर केस समेत कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। मोहम्मद मोइन हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। मोइन, बताइए, हिस्ट्री शीटर है, चुनाव के चलते जिला बदर करने तक की दरख्वास्त की जा रही है और अब सरकारी गनर उसकी सुरक्षा में तैनात रहेगा। जी बिल्कुल, माफिया घोषित किए गए पूर्व बाहुबली सांसद अतीक अहमद के जो सबसे खास गुर्गा है, शूटर, शार्प शूटर जिसको कहा जाता है, आबिद प्रधान, उसको सरकारी गनर मुहैया कराए जाने के प्रयागराज पुलिस के फैसले पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। पुलिस बैकफुट पर है, उसे जवाब देते नहीं बनता है। आबिद प्रधान के बारे में बता दें कि ये हिस्ट्री शीटर है। 36 आपराधिक मुकदमे इसके खिलाफ दर्ज हैं। इनमें डबल मर्डर का मामला है, बीएसपी विधायक राजू पाल की हत्या का केस है, कई दूसरे गंभीर मामले हैं। कई मामलों में ये अतीक अहमद के साथ नामजद आरोपी है, जेल तक गया हुआ है। 36 आपराधिक मुकदमे हैं, हिस्ट्री शीट खुली हुई है। और हैरत की बात यह है कि प्रयागराज पुलिस ने 10 दिन पहले ही इसके खिलाफ गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई की है और पंचायत चुनाव के मद्देनजर इसे जिला बदर किए जाने की सिफारिश की गई है। और 10 दिन में ही पूरा सीन चेंज हो जाता है। जिस अपराधी को गुंडा ठहराया जाता है, उसे जिला बदर किए जाने की सिफारिश की जाती है, उसे सरकारी गनर मुहैया करा दिया गया है और ये सरकारी गनर उसकी सुरक्षा में 24 घंटे तैनात रहेगा। जी हाँ, बिल्कुल। आबिद के खिलाफ 36 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। 10 दिन पहले ही उस पर गुंडा एक्ट में कार्रवाई भी हुई थी और अब सरकारी गनर उसकी सुरक्षा में तैनात रहेगा। शुक्रिया जानकारी के लिए मोइन। और अब बड़ी खबर हरिद्वार से। बैरागी के तीनों अखाड़ों की धर्म ध्वजा स्थापित हो गई है। निर्मोही, महानिर्वाणी और अणी अखाड़ों की धर्म ध्वजा स्थापित हो गई है। ढोल नगाड़े बैंड बाजे के साथ धर्म ध्वजा को स्थापित किया गया। भारी तादाद में इस दौरान साधु संतों का जमावड़ा रहा। भजन कीर्तन चले। निर्मोही, महानिर्वाणी और अणी अखाड़े सभी की धार्मिक ध्वजा स्थापित कर दी गई है। उसके बाद इन सभी जो निशान हैं उनकी पूजा की जाएगी, उनका स्नान होगा और फिर पेशवाई निकाली जाएगी और उसके बाद शाही स्नान की शुरुआत होती है। हरिद्वार बैरागी के तीनों अखाड़ों की धर्म ध्वजा स्थापित हो गई है। निर्मोही अखाड़ा, महानिर्वाणी अखाड़ा और अणी अखाड़े, इन सब की धर्म ध्वजा स्थापित हो गई है। पंकज राणा हमारे साथ हरिद्वार से लाइव जुड़ रहे हैं। पंकज, बताइएगा किस तरह का आयोजन हुआ जब पूरे विधि विधान के साथ जो है ये धार्मिक ध्वजा स्थापित की गई। महाराज धर्मदास जी उनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या महत्व है इसका? स्वामी जी, भव्य रूप नजर आ रहा है, महाकुंभ शुरू हो गया है, कितना महत्व इस धर्म ध्वजा का होता है? धर्म ध्वजा मतलब कि स्वामी या सेवक के भाव। धर्म ध्वजा हम लोगों के स्वामी है, हनुमान जी हम लोगों के मालिक है, हम उन पर दास है। जब मालिक आ जाता है तो सबकी दास पर कोई बाप बोझ नहीं रहता, अब मालिक पर कोई बाप बोझ नहीं रहता। अब मालिक के पदार्पण आज हुआ, हनुमान जी आ गए। अब मेला के जिम्मेवारी हनुमान जी के और शंकर जी के, गणेश जी के, यहाँ पर चंडी मैया, मनसा मैया, यहाँ पर जो शंकर जी, इन्हीं लोगों की कृपा, गंगा मैया की कृपा से सब अब मेला खूब बहुत परिपूर्ण होगा। हमको अपना आशा है, हनुमान जी की कृपा है कि ये बहुत मेला सुंदर मतलब कि समय आते आते बढ़िया हो। महाराज जी, कुछ कमियां भी दिख रही है बाहर, तो देखो कमियां बेसिया चलता रहता है। देवता आ गया, वो अपन व्यवस्था करे और हम लोग कमी खातिर नहीं है। आज सरकार एक पैसा जब नहीं देता था किसी व्यवस्था का, न बिजली, न पानी, न कोई, तो अपने हम लोग करते थे कि नहीं? अपने रहते थे कि नहीं? तो हम जब दूसरे पर आश्रित हो जाएंगे, जबकि हमको सरकारें करे तभी हमारा काम चले, तब तो आपका संस्था नहीं चल सकता है। आप चमचा बनकर रह सकते हैं सरकार के या व्यक्ति के विशेष। आप भी शामिल हुए हैं धर्म ध्वजा में, कैसा माहौल ये रहता है और व्यवस्थाएं आपको कैसी लग रही है? महाराज श्री जैसे कहा कि हनुमान जी यहाँ विराजमान हो गए। धर्म ध्वजा का मतलब ही एक विश्वास, हमारे हनुमान जी हमारा विश्वास है और विश्वास के साथ उनकी पूजा करके ये प्रार्थना की है कि आज से हम धर्म का काम कर रहे हैं, जनता की सेवा के लिए काम कर रहे हैं, धर्म प्रचार के लिए काम कर रहे हैं।
हमें पूरा विश्वास है आपके श्री चरणों में कि ये काम पूर्ण होगा, संपन्न होगा। सारी जिम्मेदारी हनुमान जी अब आप पे है। आपको मद्देनजर रख के ये काम आज करने जा रहे हैं। मेले की व्यवस्था महाराज श्री ने कहा कि भी ठीक है, छोटी मोटी कमियां तो रहती हैं, लेकिन मेले की दृष्टि से देखा जाए तो ये भव्य मेला होना चाहिए था। पूरी व्यवस्थाएं अच्छी होनी चाहिए थी, लेकिन जो कमी रही है वो अब तो पूरी हो नहीं सकती। देखिए सीधी सी बात जी, ऐसा तो बिल्कुल देखिए कह सकते हैं कि कुछ कमियां हैं, लेकिन जिस तरह से भव्य रूप दिया जा रहा है, तमाम जो अखाड़े अलग अलग जगह से पहुंच गए हैं, उनका भव्यता यहाँ नजर आने लगी है। कुंभ की जो चीजें होती है, कुंभ में जो परंपरागत चीजें होती हैं, हमारी सनातन धर्म की परंपराओं को सुरक्षित रखने के लिए चीजें होती है, उसकी स्थापना शुरू हो गई है। और अब जो इष्ट देवता होते हैं, भगवान शिव होते हैं, या यूं कहें कि भगवान हनुमान जी होते हैं, वो अब यहाँ पे विराजमान हो गए हैं। अब सब चीजें उनके ऊपर डिपेंड करती हैं। अब अखाड़े के तमाम संत हैं, वो अब अपनी पेशवाई की तैयारी करेंगे और शाही स्नान की तैयारी करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। तो धार्मिक ध्वजा आज स्थापित हो गई है, उसके बाद स्नान होगा और फिर पेशवाई निकाली जाएगी और फिर शाही स्नान की औपचारिक शुरुआत होगी। बहुत शुक्रिया पंकज राणा चर्चा के लिए। शाहजहांपुर के चांदा गांव में गेहूं की फसल जल गई है। अज्ञात कारणों से गेहूं की फसल में आग लग गई और आग लगने से सैकड़ों बीघा में खड़ी हुई गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई। कुछ लोगों ने हालांकि दावा भी किया है। उनका कहना है कि मजार के पास से आग लगी थी। मजार पर अगरबत्ती की चिंगारी उड़ने से आग का दावा किया जा रहा है, जिसके कारण ये आग शुरू हुई और इस कदर फैली कि बड़े पैमाने पर खेत में खड़ी फसल को जलाकर इसने खाक कर दिया। कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि मजार पर अगरबत्ती जल रही थी और उसी के कारण चिंगारी आगे यहां खेत तक पहुंची। इसने आग का रूप लिया और धीरे धीरे ये खेतों में फैलती चली गई। दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर जिस वक्त ये आग शुरू हुई थी और दूसरी तस्वीर वो जब खेत जलकर खाक हो गए। खड़ी गेहूं की फसल शाहजहांपुर के चांदा गांव में बर्बाद हो गई। सैकड़ों बीघा गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई। प्रयागराज से अगली खबर आ रही है। बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद से जुड़ी हुई अहम खबर है। अतीक के भाई पूर्व विधायक खालिद अजीम उर्फ अशरफ का पुलिस ने बयान दर्ज किया है। धूमनगंज थाना पुलिस ने बरेली जेल में जाकर यह बयान दर्ज किया। सूरज कली पर जानलेवा हमले के केस में अब कार्रवाई आगे बढ़ेगी। झलवा की सूरज कली और उनके बेटे पर 2016 में जानलेवा हमला हुआ था। हमलावरों ने सूरज कली के बेटे को गोली मार दी थी। शुरुआती जांच में पुलिस ने अतीक अहमद को क्लीन चिट दे दी, लेकिन सरकार बदलने के बाद मामले की आगे विवेचना शुरू हुई। पुलिस ने अतीक अहमद और अशरफ को भी साजिश का आरोपी बनाया है। 1 लाख के इनाम अशरफ को क्राइम ब्रांच ने जुलाई 2020 में गिरफ्तार किया था। उधर बढ़ते कोरोना संक्रमण पर सीएम योगी ने अहम बैठक ली है। लखनऊ में टीम 11 संग बैठक कर रहे हैं सीएम। चुनावी दौरे से लौटते ही सीएम ने यह बैठक बुलाई है। कोरोना संक्रमण से निपटने पर मंथन चल रहा है। सुबह 11 बजे सभी राज्यों संग केंद्र की अहम बैठक होने जा रही है और उससे पहले टीम 11 की बैठक कर रहे हैं सीएम योगी। लगातार देश भर में मामले बढ़ रहे हैं। यूपी के आंकड़ों में भी इजाफा हो रहा है। रोज नए केसेस रिपोर्ट होने का रिकॉर्ड बीते दिन की तुलना में आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो ऐसे में सुबह 11 बजे सभी राज्यों की केंद्र के साथ अहम बैठक होनी है और उससे पहले टीम 11 की बैठक कर रहे हैं सीएम योगी। तो देश में कोरोना के मामले किस तरह बढ़ रहे हैं उसका आंकड़ा भी आपको दे देते हैं। बीते 24 घंटे में 81,466 नए संक्रमित मरीज सामने आए हैं। 1,23,03,131 कुल मरीजों की संख्या अब तक जा पहुंची है। 24 घंटे में 81,000 से ज्यादा मामले देश भर से सामने आए हैं। देश का ये ताजा आंकड़ा है। किस तरह उछाल कोरोना के मामले में हर दिन आ रहा है। एक नया रिकॉर्ड जो है वो बनता जा रहा है हर दिन के साथ। बीते 24 घंटे में 81,000 से ज्यादा नए कोरोना संक्रमित मरीज देश भर में मिले हैं। और बड़ी खबर लखनऊ से। शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। शाहजहांपुर के सदर बाजार थाने में एफआईआर दर्ज हुई है। धार्मिक भावनाओं को आहत करने को लेकर यह एफआईआर दर्ज की गई है। शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन है वसीम रिजवी। शाहजहांपुर के सदर बाजार थाने में अब एफआईआर दर्ज की गई है। धार्मिक भावनाओं को आहत करने को लेकर यह पूरा मामला दर्ज किया गया है वसीम रिजवी पर, जो कि शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं। लखनऊ से अहम खबर। शाहजहांपुर के सदर बाजार थाने में यह मामला दर्ज हुआ है।
धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप है, उसे लेकर ये एफआईआर हुई है। लखनऊ को आज दो बड़ी सौगात मिलने जा रही हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह टेढ़ी पुलिया फ्लाईओवर का आज लोकार्पण करने जा रहे हैं और उसके साथ ही खुर्रम नगर फ्लाईओवर का भी रक्षा मंत्री शिलान्यास करेंगे। सीएम योगी, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और डिप्टी सीएम इस दौरान मौजूद रहेंगे। राजधानी लखनऊ को आज दो अहम सौगात मिलने जा रही हैं। एक तरफ टेढ़ी पुलिया फ्लाईओवर का लोकार्पण रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करने जा रहे हैं, इसके साथ ही खुर्रम नगर फ्लाईओवर का भी वो शिलान्यास करेंगे। सीएम योगी, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी इसमें शामिल होंगे और साथ ही दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद होंगे। तो लखनऊ में आज दो अहम कार्य होने जा रहे हैं, दो अहम सौगातें मिलने जा रही हैं। एक तरफ खुर्रम नगर फ्लाईओवर का शिलान्यास, तो टेढ़ी पुलिया फ्लाईओवर का लोकार्पण करने जा रहे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। टेढ़ी पुलिया फ्लाईओवर जिसकी काफी वक्त से वहां रहने वाले लोगों को दरकार थी, अक्सर जाम की स्थिति वहां पर बनी रहती थी। लाखों वाहन 24 घंटे में वहां से गुजरते थे, लेकिन हर तरफ जाम रहता था और उससे अब लोगों को निजात मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं। सीएम योगी ने आज आंध्र प्रदेश से लखनऊ आए बच्चों से मुलाकात की है। अपने सरकारी आवास पर सीएम ने बच्चों से मुलाकात कर बातचीत की है। मुख्यमंत्री को खबर मिली थी कि आंध्र प्रदेश के कुछ आदिवासी बच्चे लखनऊ आए हैं, जिनसे सीएम योगी ने मुलाकात की है। साथ ही इनके शिक्षकों से भी बच्चों की दिनचर्या की जानकारी ली। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सरकारी आवास पर आए सभी बच्चों को उपहार दिए, उनके साथ उनके शिक्षकों को भी सम्मानित किया। आज आंध्र प्रदेश के आदिवासी बच्चों से सीएम ने मुलाकात की। छात्रों के साथ उनके शिक्षकों से भी उन्होंने संवाद किया। उधर हापुड़ में सनसनीखेज वारदात से इलाके में हड़कंप मच गया है। युवती को अगवा कर गैंगरेप के बाद हत्या का आरोप है। वारदात के बाद नोएडा में छात्रा का शव फेंक दिया गया। 22 मार्च से ये छात्रा लापता थी। कल शव बरामद हुआ है। रिश्तेदारों पर ही वारदात को अंजाम देने का आरोप है। मामले की जांच में पुलिस की टीम जुटी हुई है। हापुड़ के सिंभावली में दिल दहला देने वाली ये घटना सामने आई है, जहां 22 मार्च को एक 10वीं क्लास की छात्रा संदिग्ध हालत में गायब हो गई थी। इसका कल नोएडा के सेक्टर 33 में शव मिला है। इस मामले में परिजनों द्वारा रिश्तेदारों पर ही अपहरण, गैंगरेप और हत्या का आरोप लगाया गया है, जिसकी पुलिस इस वक्त जांच कर रही है। एक डॉक्टर की कोशिश किसी मरीज को मौत के मुंह से निकालकर जिंदगी की रोशनी दे सकती है, लेकिन उसी डॉक्टर की लापरवाही जीते जागते मरीज को मौत के आगोश में भी धकेल सकती है। श्रावस्ती में एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां डॉक्टर पर बड़ी लापरवाही के आरोप लग रहे हैं। आरोप ये कि डॉक्टर की लापरवाही की वजह से कई मांओं की गोद सूनी हो गई और अब उनके परिवारों में मातम पसर गया है। अपनी गोद में मासूम की लाश उठाए ये वो पिता है जिसने कुछ घंटे पहले ही अपने लाडले के लिए हसीन जिंदगी के ख्वाब संजोए थे। सपना देखा था कि जिंदगी की हर खुशी वो अपने जिगर के टुकड़े की झोली में डाल देगा, लेकिन उसके पहले ही एक जानलेवा लापरवाही ने उसके इस सपने को ही चकनाचूर कर दिया। तस्वीरें श्रावस्ती के संयुक्त जिला अस्पताल भिनगा की हैं, जहां पर लोगों को जिंदगी बांटने वाला डॉक्टर ही मौत का सौदागर बन गया। आरोप है कि डॉक्टर की लापरवाही की वजह से यहां पर एनआईसीयू में ऑब्जर्वेशन में रखे गए 4 बच्चों ने दम तोड़ दिया। वहीं जब डॉक्टर की लापरवाही ने 4 बच्चों की जान ले ली, तो उनके घर वालों ने भी अस्पताल में हंगामा करना शुरू कर दिया। लोगों ने मांग की कि आरोपी डॉक्टर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि आने वाले वक्त में कोई डॉक्टर ऐसी लापरवाही बरतने की हिमाकत न कर सके। हम यही जान दे कि हमारा बच्चा आराम रहा, मेरे बच्चा हाथ पैर डोलावेला, जी भूख निकालेला, बस उसके बाद सीरियस। बच्चा कितने बजे एक्सपायर हुआ है?
बच्चा वही 11:30 बजे एक्सपायर हुआ है। अच्छा, डॉक्टर कितने बजे आया था? डॉक्टर वही 5-6 बजे। लोगों की माने तो उन्होंने वक्त पर बच्चे की तबीयत बिगड़ने की जानकारी डॉक्टर को मुहैया कराई थी, लेकिन डॉक्टर ने उन्हें जवाब दिया कि बच्चे मरते हैं तो मर जाएं, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। पीड़ित परिजनों का आरोप है कि वो डॉक्टर से इलाज करने की मिन्नतें करते रहे, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई और वक्त बीतने के साथ ही मासूम बच्चों की जिंदगी की डोर भी टूट गई। इस वाक़ये के बाद से वो मां पत्थर बन गई है, जिसने कुछ वक्त पहले ही अपनी जिंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा जिया था। आप यहाँ पर जो है डिलीवरी कराने आई थी? हाँ। कब आई थी आप? 2 बजे आई। कल 2 बजे? हाँ। अच्छा, तो आपका भी बच्चा एक्सपायर हुआ है? हाँ। कैसे हुआ? सीरियस बहुत है, कोई सुनवाई नहीं हुआ। डॉक्टर से आपने बताया नहीं? डॉक्टर साहब से बताओगे, देखिए देख के चले गए, कुछ नहीं। अच्छा, देख के चले गए, उन्होंने बताया नहीं कि मतलब ये इसका उपाय किया जाए? श्रावस्ती के संयुक्त जिला अस्पताल भिनगा में जिस तरह से 4 मासूम बच्चों की मौत की खबर सामने आई, उससे अस्पताल में हड़कंप मच गया। डॉक्टर की लापरवाही से नाराज लोग हंगामा करते हुए सीएमएस के दफ्तर में पहुंच गए और लापरवाही बरतने वाले डॉक्टर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करने लगे। वहीं सीएमएस अस्पताल में सिर्फ 2 बच्चों के मरने की पुष्टि ही कर रहे हैं। देखिए, 4 बच्चों की तो मौत नहीं हुई है, मौत हुई है सिर्फ 2 बच्चों की। 2 बच्चे जो थे यहाँ पे लाए ही मृत अवस्था में गए थे। ठीक है, पीएम पे भर्ती हुआ था, ब्लॉक से सिया से आया था और भर्ती होने की वजह उसकी ये थी कि पैदा होते ही उस बच्चे ने रोया नहीं था। इलाज के बावजूद भी वो बच्चा जो है सुबह 31 तारीख के सुबह 4:30 पे वो उसकी मृत्यु हो गई। अब आपको बताते हैं कि दरअसल ये पूरा मामला है क्या और क्यों डॉक्टर पर 4 बच्चों की मौत का संगीन इल्जाम लग रहा है। संयुक्त जिला अस्पताल भिनगा में कई बच्चे एनआईसीयू में भर्ती थे। बच्चों की जांच करने वाले डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लग रहा है। डॉक्टर ने एनआईसीयू में भर्ती बच्चों की जांच में कोताही बरती। घर वालों के फोन करने के बाद भी डॉक्टर अस्पताल नहीं पहुंचे। आरोप है कि लापरवाही की वजह से 4 नवजात बच्चों की मौत हो गई। हालांकि सीएमएस ने सिर्फ 2 बच्चों की मौत की पुष्टि की है। लोगों ने बताया कि बाकी के 2 बच्चों के शव उनके घर वाले अपने साथ ले गए। लोगों का कहना है कि सीएमएस सिर्फ 2 बच्चों की मौत की बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अस्पताल में सिर्फ 2 बच्चों के शव ही मौजूद हैं, जबकि बाकी के 2 बच्चों की लाश उनके घर वाले अपने साथ पहले ही ले जा चुके हैं। हालांकि इस मामले में कौन कितना सच बोल रहा है, ये पूरी तरह जांच का विषय है। लेकिन ये भी सच है कि सरकारी डॉक्टर्स की ऐसी लापरवाही के पहले भी मामले सामने आ चुके हैं, जहां पर उनकी लापरवाही ने कई जिंदगियों को निगल लिया है। ऐसे में मुद्दे की बात यही है कि क्या लापरवाह डॉक्टर्स के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जरूरत नहीं है। श्रावस्ती से ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।